माइलेटस सिटी के 3 प्रोमिनेंट फिलोसफर्स हैं, जिनमें से 2 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और थर्ड फिलोसफर है एनेक्सीमीनस। एनेक्सीमीनस की भी एग्जैक्ट डेट्स कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 545 बीसी के अराउंड एक्टिव थे। ये एनेक्सीमेंडर के स्टूडेंट थे और एज में उनसे छोटे थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, लेकिन वो बुक टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गई और अभी उसका कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन उस बुक के कुछ कोट्स हैं जो हमें लेटर राइटर्स की बुक्स में, लेटर हिस्टोरियंस की बुक्स में मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनका लिखने का स्टाइल बहुत ही सीरियस था, बहुत ही रिजिड था। और एनेक्सीमीनस का भी सेम क्वेश्चन था जो एनेक्सीमेंडर का था, जो थेलीस का था, दैट व्हाट इज द बेसिक सब्सटेंस दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रियलिटी। वो बेसिक सब्सटेंस क्या है जो कंप्लीट रियलिटी का आधार है, कंप्लीट रियलिटी का सोर्स है। एनेक्सीमेंडर जो इनके टीचर थे, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था अपेरोन या बाउंडलेस, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन एनेक्सीमीनस अपने इस टीचर के आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे। एनेक्सीमीनस का मानना था कि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो आंसर क्लियर होना चाहिए। एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि ये प्राइमरी सब्सटेंस जो है, इसका नाम है अपेरोन या बाउंडलेस, और ये इन्फिनिट है, अनडिफाइनेबल है, मतलब जिसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो ये कैसा आंसर हुआ? एनेक्सीमीनस कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को, उस प्राइमरी सब्सटेंस को अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। और एनेक्सीमेंडर के आंसर में 2 और भी समस्याएं हैं जो लेटर हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट की हैं। वो कहते हैं कि अपेरोन या बाउंडलेस ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई चीज़ होने के लिए, कोई वस्तु होने के लिए उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जिससे हम उस वस्तु को, उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। तो एनेक्सीमेंडर पहले तो ये कहते हैं कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो रियलिटी का सोर्स है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि उसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है, वो बाउंडलेस है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। और दूसरी समस्या ये है कि हम अपेरोन को वन सब्सटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि अपेरोन की कोई अपनी पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है, लेकिन सभी क्वालिटीज़ अपेरोन से आती हैं, अपेरोन से बाहर आती हैं। तो उनका अपेरोन या बाउंडलेस एक बैग के जैसा हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और उस बैग में से एक एक करके वो सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो एक ऐसा बैग जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, क्या हम उसको एक सब्सटेंस कह सकते हैं, उसको वन सब्सटेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो एनेक्सीमेंडर ना ही अपेरोन या बाउंडलेस को प्रॉपर वे में डिफाइन कर पाते हैं, और ना ही ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि उसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है। और ना ही हम उस अपेरोन को वन सब्सटेंस कह सकते हैं, वन कह सकते हैं, क्योंकि एक बैग के जैसा है वो, जिसमें से बहुत कुछ भरा हुआ है और सब चीज़ें उसमें से बाहर निकलती हैं। तो एनेक्सीमीनस एनेक्सीमेंडर के इस आंसर को आंसर नहीं मानते और सोचना शुरू करते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या हो सकता है। एनेक्सीमीनस का आंसर था एयर, जिसका ग्रीक में एक्चुअल मीनिंग है मिस्ट, वेपर या एयर। मिस्ट को हिंदी में हम कहते हैं धुंध, धुंध कहते हैं, और वेपर को कहते हैं वाष्प, और एयर आपको पता ही है, लेकिन सिंपल सेंस में हम इसको एयर ही मानते हैं। तो एनेक्सीमीनस का आंसर था कि जो बेसिक रियलिटी है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो है एयर, मीन्स वायु। और एयर क्यों है, इसके वो 4 रीज़न देते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि एयर सबसे ज़्यादा परवेसिव है, सबसे ज़्यादा व्यापक है, मतलब ये हर जगह पर होती है। और अगर पानी से कंपेयर करें तो ये पानी से भी ज़्यादा जगह पर होती है, इवन पानी के अंदर भी हवा होती है, तो ये हर जगह पर है। और दूसरा रीज़न वो देते हैं कि ये पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी एनिमल, बर्ड, ह्यूमन या प्लांट्स कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसके बिना फायर भी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर आग को हवा ना मिले तो वो भी बुझ जाती है। फिर एनेक्सीमेनस कहते हैं कि हवा सेल्फ सपोर्टिंग है, पानी या किसी भी चीज़ को अगर सपोर्ट ना मिले तो वो चीज़ नीचे गिर जाती है, लेकिन हवा को किसी सपोर्ट की नीड नहीं है, ये बिना किसी सपोर्ट के भी नीचे नहीं गिरती, ये तैरती रहती है। आपको याद होगा कि थेलिस ने कहा था कि अर्थ पानी पे तैरती है जैसे एक लकड़ी तैरती है पानी के ऊपर, और एनेक्सीमेनस कहते हैं कि अर्थ हवा पे तैरती है एक पत्ते की तरह, क्योंकि हवा सेल्फ सपोर्टिंग है और पानी सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है। और फोर्थ रीज़न है कि एनेक्सीमेनस का ये मानना था
कि हवा एक सोल की तरह होती है, एक आत्मा की तरह होती है, क्योंकि जब तक हम सांस लेते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं, और जब सांस या ब्रेथ यानी ये हवा जब हमें छोड़ देती है तो हम मर जाते हैं। तो एनेक्सिमिनस ने जीवित और मृत व्यक्ति में ये डिफरेंस देखा होगा। तो एनेक्सिमिनस का आंसर था कि एयर, कि सब कुछ एयर से बना है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हवा में ये जो मोशन है, ये जो गति है, ये एटर्नल है, ये हमेशा से है। और अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चेंज के बारे में, कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एयर, ये अलग अलग चीज़ों में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। एनेक्सिमिनस कहते हैं कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एयर, जब इसकी डेंसिटी में चेंज होता है, जब इसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा होती है, तो ये अलग अलग तरह की चीज़ों में बदल जाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। फिर एनेक्सिमिनस कहते हैं कि डेंसिटी को चेंज करने के लिए दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं। ये प्रिंसिपल है रेयरफैक्शन और कंडेंसेशन। रेयरफैक्शन मीन्स एक्सपेंड होना, और कंडेंसेशन मीन्स कंप्रेस होना। जब एयर एक्सपेंड होती है या कंप्रेस होती है तो इसकी डेंसिटी में चेंज आता है, जिससे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होती है। मैं तीनों टर्म्स को डिफाइन कर देता हूँ। डेंसिटी का मतलब है किसी सर्टन स्पेस या किसी सर्टन एरिया में कितना स्टफ या कितना मास अवेलेबल है। अब जैसे ये रूम है, इसमें अगर 4 लोग हैं तो इस रूम की डेंसिटी कम होगी, और अगर इसी रूम में 40 लोग होते हैं तो इस रूम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। सो डेंसिटी इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मच स्टफ इज पैक्ड इनटू ए सर्टन अमाउंट ऑफ स्पेस। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब एक्सपेंड होते हैं, मतलब दूर दूर फैल जाते हैं, तो हवा गर्म हो जाती है और आग बन जाती है। और हवा के मॉलिक्यूल्स जब कंप्रेस होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ये पानी बन जाते हैं। और एनेक्सिमिनस के अकॉर्डिंग हवा जब एक्सपेंड होती है तो पहले स्टीम बनती है, फिर स्मोक बनती है, और उसके बाद आग बन जाती है। और हवा जब कंप्रेस होती है तो पहले मिस्ट बनती है, फिर वाटर बनती है, फिर मड बनती है, फिर डर्ट, और फिर लास्ट में स्टोन बन जाती है। और एनेक्सिमिनस इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी देते हैं, जो एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। एनेक्सिमिनस कहते हैं कि अगर आप अपने मुंह को क्लोज करके फूंक मारते हैं इस तरह से, तो आपको ठंडी हवा महसूस होगी। और अगर आप मुंह को पूरा खोल कर फूंक मारते हैं जैसे इस तरह से, तो आपको गर्म हवा महसूस होगी। तो मुंह को बंद करने से हवा कंडेंस होकर ठंडी हो जाती है, और मुंह को खोलने से हवा एक्सपेंड होकर गर्म हो जाती है। तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो है कि एनेक्सिमिनस ये कहते हैं कि जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी पे डिपेंड है, क्वांटिटी पे बेस्ड है। मतलब क्वालिटेटिव चेंज क्वांटिटेटिव चेंज की वजह से होता है। यानी हमारे आसपास जो अलग अलग तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो सभी अपनी क्वालिटीज़ की वजह से डिफरेंट हैं, और ये उनकी क्वालिटी हवा की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टेट किसी चीज़ की क्वालिटी होती है, लिक्विड, सॉलिड या गैस, ये तीनों क्वालिटीज़ हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं तो आइस बन जाते हैं, थोड़ा एक्सपेंड होते हैं तो पानी बन जाते हैं, मतलब लिक्विड बन जाते हैं, और जब और ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं तो गैस बन जाते हैं। इट मीन्स एक सर्टन एरिया में पानी के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इससे उसकी क्वालिटी में चेंज आता है। क्वालिटी मीन्स लिक्विड, सॉलिड या गैस। अब जैसे एक फुटबॉल है, वो सॉलिड, हार्ड या सॉफ्ट हो सकती है। अगर उसमें एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ एयर या नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो वो हार्ड होगी। और अगर उसमें क्वांटिटी या नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स या डेंसिटी कम है तो वो सॉफ्ट होगी। इट मीन्स जो उसकी हार्ड या सॉफ्ट की जो क्वालिटीज़ हैं वो एयर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो ठीक इसी तरह एनेक्सिमिनस भी कहते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जैसे फायर और स्टोन, ये दोनों ही अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं, दोनों में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये क्वालिटीज़ एयर के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। दोनों ही एयर से बने हैं, जो प्राइमरी सब्सटेंस है, और सारा डिफरेंस बस क्वांटिटी का है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि एनेक्सिमिनस क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट है कि जब एनेक्सिमिनस
कहते हैं कि अपैरॉन या बाउंडलेस इज द सॉरी एनेक्सिमेंडर जब कहते हैं कि अपैरॉन और द बाउंडलेस इज द सोर्स ऑफ ऑल रियलिटी, तो उनका मीनिंग है अपैरॉन से सब कुछ आ रहा है, या अपैरॉन एक बैग के जैसा है जहां से सब कुछ आता है। इसका मीनिंग ये नहीं कि चीज़ें अपैरॉन से बनी हैं, लेकिन जब एनेक्सिमीनस ये कहते हैं कि एयर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रियलिटी, तो इसका मीनिंग ये है कि एयर से सब कुछ बना है। अब जैसे ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ इस बॉक्स में से बाहर आता है, लेकिन ये क्लॉथ इस बॉक्स का बना नहीं है। और अगर दूसरी ओर अगर हम देखें, तो जैसे ये हाइलाइटर है, ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक से आता नहीं है। तो दोनों ही केस में सोर्स वर्ड का मीनिंग अलग अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एनेक्सिमीनस के कुछ और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। वो कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है, हवा इसको सपोर्ट करती है। थेलीस ने कहा था कि पानी अर्थ को सपोर्ट करता है, लेकिन एनेक्सिमीनस कहते हैं कि पानी सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है और हवा सेल्फ सपोर्टिंग होती है। तो जैसे एक पत्ता हवा में तैरता है, वैसे ही फ्लैट अर्थ हवा में तैरती है, हवा के ऊपर तैरती है। और ये जो सन मून और स्टार्स हैं, ये सब रिफाइंड एयर है, यानी फायर है, और ये भी अर्थ की तरह फ्लैट हैं और हवा इनको भी सपोर्ट करती है। और वो ये भी कहते हैं कि सूरज अर्थ के नीचे नहीं जाता है। शाम को जब सूरज दूसरी तरफ आ जाता है, तो साइड से घूमकर वापस फर्स्ट पॉइंट पर आ जाता है। तो ये कुछ उनके आइडियाज़ हैं। तो अब देखते हैं कि एनेक्सिमीनस का कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मीन्स आपका जो थॉट है या जो आपका आंसर है वो कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। अब जैसे एनेक्सिमेंडर अपैरॉन या बाउंडलेस को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते, तो एनेक्सिमेनस उनके आंसर को आंसर नहीं मानते, क्योंकि आंसर को आंसर मानने के लिए उसको आंसर तभी माना जा सकता है जब उसमें क्लैरिटी हो। और सेकंड पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ऑफ चेंज को वो और ज़्यादा डायरेक्ट वे में एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि एयर में एक एटर्नल मोशन होता है और इसके एक्सपेंड होने पर और कंप्रेस होने पर इसकी डेंसिटी में चेंज आता है, जिससे एयर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होती है। तो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ चेंज को थोड़ा साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और थर्ड पॉइंट है एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी देते हैं, जब वो कहते हैं कि हवा एक्सपेंड और कंप्रेस होने पर गर्म और ठंडी हो जाती है। तो वो इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि आप मुंह से फूंक मारकर देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वो आपको दे रहे हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और उनकी बात को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो एनेक्सिमेनस की स्टेटमेंट को टेस्ट किया जा सकता है, टेस्टेबल है, ये बहुत ही बड़ी बात है। फिर बात आती है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की। एनेक्सिमेनस ये आइडिया देते हैं कि जो कंप्लीट रियलिटी है उसको सिर्फ क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कंप्लीट रियलिटी को सिर्फ नंबर्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो मैथमेटिशियंस हैं या जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनके लिए किसी चीज़ को जानने का ये मतलब है कि उस चीज़ की क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एक्सप्रेस करना। अब क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ में जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, इस तरह की सभी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इन सबको नंबर्स में एक्सप्रेस करना। और फिर लास्ट पॉइंट है कि एनेक्सिमेनस एयर के प्रिंसिपल से माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। माइक्रोकॉस्म एक स्मॉल एंटिटी होती है, जैसे एक ह्यूमन पर्सन है, और इसको माइक्रोकॉस्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट रियलिटी को एक्सप्रेस करता है। और मैक्रोकॉस्म एक लार्ज स्केल एंटिटी है जिसका मीनिंग है कंप्लीट यूनिवर्स। अब जैसे हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज हैं, जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर होता है, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क बनाते हैं। तो जो यूनिवर्स का जो मैक्रो नेटवर्क है उसको हमारी न्यूरॉन्स माइक्रो लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब जैसे आपने
चींटियों की कॉलोनी देखी होगी, उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। हर एक चींटी का एक जॉब होती है, हर एक चींटी का एक टास्क होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो चींटियों की जो बाम्बी या कॉलोनी है वो एक स्मॉल स्केल सिटी, वो एक मैक्रो सिटी का एक माइक्रो रिप्रेजेंटेशन होता है। एक छोटा सा सीड जैसे है वो पूरे जंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा पत्ता जो है उसमें जो पैटर्न बना होता है वो बड़ी बड़ी नदियों के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शायद कुछ पॉइटिकल हो गया है, लेकिन मेन आइडिया ये है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ के साथ कनेक्टेड है और वो उसको रिप्रेजेंट करती है। ये मेन आइडिया है। एनेक्सिमिनस कहते हैं कि जैसे हमारी ब्रेथ, हमारी एयर हमें सपोर्ट करती है, वैसे ही कॉस्मिक ब्रेथ है, जो कॉस्मिक एयर है वो पूरे कॉस्मोस को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है एयर, ये माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म दोनों को कनेक्ट करता है। और ये पॉइंट क्यों ज़रूरी है ये आपको आगे की वीडियोस में समझ में आ जाएगा। एक और बोनस पॉइंट है और ये पॉइंट है आर्ग्यूमेंटेशन बाय एनालॉजी। इसका मीनिंग है ये मानकर चलना कि अगर दो चीज़ें कुछ सर्टन एरियाज़ में, कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स में सिमिलर हैं तो वो अदर एरियाज़ में, अदर एस्पेक्ट्स में भी सिमिलर होंगी। अब जैसे कुछ चीज़ें जो स्मॉल स्केल पर सही होती हैं वो हम ये मानकर चलते हैं कि वो लार्ज स्केल पर भी सही होंगी या फिर सेम वे में वर्क करेंगी। अब जैसे हम थेलीज का एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल स्केल पर वो कहते हैं कि जो लकड़ी है वो पानी पे तैरती है और लार्ज स्केल पर जो अर्थ है वो भी पानी पे तैरती है। तो ये जो स्मॉल स्केल पर हम सही मानकर चल रहे हैं वो हम लार्ज स्केल पर भी सही मानकर चलते हैं। एनेक्सिमिनस भी सेम एनालॉजी का यूज़ करते हैं। सेम एनालॉजी मीन्स स्मॉल स्केल पर वो कहते हैं कि हमारी जो ब्रेथ है वो हमें सपोर्ट करती है और लार्ज स्केल पर जो कॉस्मिक ब्रेथ है वो पूरे कॉस्मोस को सपोर्ट करती है। मैं उनका आर्ग्यूमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एज आवर सोल विच इज़ एयर मेंटेन्स अस, सो ब्रेथ एंड एयर सराउंड द होल वर्ल्ड। तो इट मीन्स माइक्रो लेवल पर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी ऑब्जर्वेशन की नॉलेज को हम पूरे मैक्रो लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये बहुत ही कॉमन होता है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि हर चीज़, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ बनती है और लास्ट में टूट जाती है। हर चीज़ की एक लाइफ होती है, एक बिगनिंग होती है और एक एंड होता है। तो हम सेम एक्सपीरियंस को पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई कर देते हैं कि पूरे वर्ल्ड की भी एक बिगनिंग है और पूरे वर्ल्ड की एक एंडिंग भी ज़रूर होगी। अब जैसे ये वॉच है, ये वॉच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और हम मानते हैं कि ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसका कोई क्रिएटर ज़रूर होगा। फिर हम एनालॉजी का यूज़ करते हैं और हम पूरे यूनिवर्स को एक कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा मान लेते हैं और सेम एनालॉजी यूज़ करके हम सोचते हैं कि अगर इस मशीन का कोई क्रिएटर है तो पूरे यूनिवर्स का भी कोई ना कोई क्रिएटर ज़रूर होगा। इट मीन्स ये वॉच कॉम्प्लेक्स मशीन है और ये जो यूनिवर्स है ये भी कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो यहाँ कुछ सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं, लेकिन इस एक एस्पेक्ट में कुछ सिमिलैरिटी होने की वजह से हम दूसरे एस्पेक्ट में भी सिमिलैरिटी को मान लेते हैं कि अगर इसका कोई क्रिएटर है तो यूनिवर्स का भी कोई क्रिएटर ज़रूर होगा। एनालॉजी का यूज़ करके हम जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ये बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट होता है। थेलीज और एनेक्सिमिनस दोनों ही एनालॉजी का यूज़ करके आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सही भी चल जाता है। अब जैसे थेलीज ने शैडो की लंबाई से पिरामिड की हाइट को मेज़र किया था। थेलीज ने एक स्टिक का यूज़ किया था और जिस टाइम स्टिक की परछाई स्टिक के इक्वल हो गई थी तो उन्होंने एनालॉजी का यूज़ किया कि अगर इस टाइम स्टिक की परछाई स्टिक के इक्वल है तो पिरामिड की परछाई भी पिरामिड के इक्वल होगी। इट मीन्स अगर स्टिक के लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जो नियम काम कर रहा है वो पिरामिड के लेवल पर यानी मैक्रो लेवल पर भी ज़रूर काम करेगा। तो ऐसे वो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं और पिरामिड की हाइट को बता देते हैं। अभी 6th लेक्चर है तो हम थोड़ा सा टेक्निकल वे में बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी को लॉजिक में डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं इफ़ x इज़ p एंड q एंड y इज़ p वी इन्फर दैट y इज़ ऑल्सो q। अब जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो x है उसको हम वॉच मान लेते हैं और y को हम यूनिवर्स मान लेते हैं।
अब ये दोनों एक एस्पेक्ट में सिमिलर हैं। कौन से एस्पेक्ट में सिमिलर हैं? कॉम्प्लेक्स होने के एस्पेक्ट में सिमिलर हैं। जो वॉच एक्स है वो कॉम्प्लेक्स है, और जो यूनिवर्स वाई है वो भी कॉम्प्लेक्स है। मतलब दोनों एक एस्पेक्ट के अंदर सिमिलर हैं। तो हम मान के चलते हैं कि अगर एक एस्पेक्ट में सिमिलर है तो वो दूसरे एस्पेक्ट में भी सिमिलर होगी। अगर वॉच का कोई ना कोई क्रिएटर है तो यूनिवर्स का भी कोई ना कोई क्रिएटर ज़रूर होगा। मतलब एक एस्पेक्ट में सिमिलर होने की वजह से हम उसको दूसरे एस्पेक्ट में भी सिमिलर मान लेते हैं। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा, आपको यहाँ साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये एनेक्सिमीनस की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।